सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पेंशन नियमों में बदलाव। जी हां, बने रहे न्यूज के लास्ट तक और जानिए कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी आज की बड़ी खबरों को। दोस्तों, इन खबरों को जानने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां, आपको बता दें कि इस हफ्ते तीसरे स्टेज में पहुंचेगी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को देश में कोरोना के ताज़ा हालात को लेकर जानकारी दी। वहीं इस दौरान कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी बयान दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि देश में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसमें से एक वैक्सीन आज या कल में ट्रायल के तीसरे स्टेज में पहुंच जाएगी। हालांकि वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी, इस पर जानकारी नहीं दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन इस हफ्ते ट्रायल के तीसरे स्टेज में पहुंचेगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा, देश में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है। ये अलग अलग स्टेज पर है। इसमें से एक वैक्सीन आज या कल में ट्रायल के तीसरे स्टेज में पहुंच जाएगी। वैक्सीन की सप्लाई चेन भी शुरू होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश को भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि भारत में 3 टीके विकसित किए जा रहे हैं और विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से एक आज या कल स्टेज 3 में प्रवेश करेगी। अन्य 2 वैक्सीन स्टेज 1 और 2 में हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 9 लाख टेस्ट किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 19 लाख मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वही मृत्यु दर 2% से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के राजेश भूषण ने कहा, उस दिन प्रतिदिन 55,000 मरीज ठीक हो रहे हैं। प्रतिदिन पॉजिटिविटी रेट 10% से गिरकर 7.72% हो गई है। वही अब साप्ताहिक मृत्यु दर 194% है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य मृत्यु दर को 1% से कम करना है। जुलाई के पहले हफ्ते में हम जहां हर रोज़ 2 लाख टेस्ट करते थे, तो अब 8 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पीएफ योजना में बड़े बदलाव, नए नियम से लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि ईपीएफओ के लाखों सदस्यों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने योजना में शामिल होने के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ा दी है। ईपीएफओ के लाखों सदस्यों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब तक ये सीमा 6,500 रुपये प्रति महीने हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 15,000 रुपये प्रति महीने कर दी गई है। इसके साथ ही अब उन सभी लोगों को पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा जिनका मासिक वेतन योजना में शामिल होने के समय 15,000 रुपये से ज़्यादा था। ईपीएस योजना यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के मकसद से वेतन में मूल वेतन और महंगा भत्ता डीए को जोड़ा जाता है। इसके चलते बदले हुए नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे यानी मूल वेतन और डीए मिलाकर 15,000 रुपये प्रति महीने से ज़्यादा का अमाउंट बनता है, तो उसे अब ईपीएस की पात्रता नहीं रहेगी। अगली बड़ी खबर, रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति के लिए बदल जाएंगे नियम। जी हां, आपको बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से जारी आदेश के मुताबिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति करने संबंधी नियमों में एक गाइडलाइन पर काम कर रहा है। व्यय विभाग की ओर से जारी की गई इस गाइडलाइन में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के सैलरी पेमेंट को रेगुलेट करने की जरूरत है। लिहाजा इस मामले में विचार किया गया है और फैसला किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में सैलरी का रेगुलेशन कंसल्टेशन के तौर पर रेगुलेट किया जाएगा। इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि नॉमिनेशन के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति होती है, इसमें कंसल्टेंट्स भी होते हैं। जहां तक संभव हो ऐसी नियुक्तियां कम रखा जाना चाहिए। इस तरह की नियुक्तियां केवल सिर्फ आधिकारिक काम के औचित्य में ही की जा सकती हैं, जहां रिटायर्ड कर्मचारी से केवल जनहित की सेवा की जाती है। मंथली सैलरी तय हुई। जी हां, आपको बता दें कि सैलरी पेमेंट को लेकर एक प्रस्ताव बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर महीने एक सैलरी दी जानी चाहिए। इसमें रिटायरमेंट के समय मिलने वाली बेसिक पेंशन की रकम को घटाकर ही तय किया जाना चाहिए। इसे ही सैलरी कहा जाएगा।
प्रस्तावित गाइडलाइंस के मुताबिक नॉमिनेशन के आधार पर की गई नियुक्तियों पर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कोई वेतन वृद्धि या महंगाई भत्ता की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि अगर किसी रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति ओपन मार्केट से होती है तो इसके लिए पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के नियम व शर्तों के आधार पर होना चाहिए। नॉमिनेशन के आधार पर नियुक्त किए गए लोगों को विशेष छूट के अलावा कोई मकान किराया भत्ता HRA नहीं दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशन नियमों में सरकार ने किया अहम बदलाव, मिलेगा बड़ा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद अब किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर उसे आश्रितों या परिजनों को प्रोविजनल पेंशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने CCS पेंशन रूल 1972 के नियम 80(1) के अंतर्गत कुछ प्रावधानों में ढील दे दी है ताकि क्लेम करते समय समस्या न आए। सरकार के इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। अभी तक प्रचलित नियम के अनुसार फॉर्म नंबर 14 के साथ अगर संबंधित कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक संबंधी विवरण यदि दिया जाता है तो इन कागजातों से मुख्यालय को आपत्ति नहीं है तो फैमिली पेंशन की राशि उसी समय जारी कर दी जाती है। हालांकि मृत्यु होने की दिशा में ग्रेच्युटी जारी किए जाने के नियमों में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं है। अगर किसी कर्मचारी की प्रोविजनल पेंशन अधिक बन गई है तो बाद में इस राशि को मृत्यु ग्रेच्युटी से बनने वाली राशि से काट कर समायोजित कर लिया जाएगा। CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए अब ये नया नियम बनाया गया है कि यदि सेवा काल की अवधि में ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों परिजनों को प्रोविजनल पेंशन का तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। इस केस में फाइनल ऑपरेशनल कैजुअलिटी की रिपोर्ट के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, कर्मचारी को होगी ये सुविधा। जी हां, नए नियमों के बाद अब कर्मचारी के परिजनों को कई सुविधाएं मिलेगी। किसी कर्मचारी का सेवाकाल जितने भी समय का रहा हो, पेंशन के भुगतान में ये बात अब आड़े नहीं आएगी। पेंशन की राशि जारी करने के लिए अब सेवा की जांच भी अनिवार्य नहीं है। अभी तक केवल ग्रेच्युटी के मामलों में सेवाकाल को देखा जाता रहा है। अगर किसी कर्मचारी पर कुछ ड्यूज निकलता है तो वह राशि मृत्यु ग्रेच्युटी में से काट ली जाएगी। मंजूरी हुई पेंशन का भुगतान आरंभ में कर्मचारियों की मौत की तारीख से 6 माह बाद तक जारी किया जाएगा। वेतन और लेखा विभाग की सलाह HOD की मंजूरी के साथ ही इस प्रकार की इस गारंटीड फैमिली पेंशन की अवधि को एक बार में 6 माह से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी यह है व्यवस्था। जी आपको बता दें कि सिविल सर्विस कोड के अनुसार मौजूदा नियम यह है कि सेवा अवधि के दौरान यदि किसी शासकीय कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके नामित परिजनों और उसकी पेंशन की राशि एवं डेथ ग्रेच्युटी की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में मृतक के परिजनों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। विभाग का प्रमुख इस प्रोविजनल पेंशन भुगतान को स्वीकृत करता है। नियम 80 के अंतर्गत विभाग प्रमुख लेखा एवं भुगतान शाखा के पास उस प्रकरण को भेजता है जहां आवेदक से कई प्रकार के कागजात मांगे जाते हैं। इन्हें जुटाना कठिन होता है। यदि इन्हें प्रस्तुत कर भी दिया जाए तो भी राशि प्राप्त करने में लंबा समय लग जाता है, चूँकि इन प्रकरणों की अधिकता होती है। ऐसे में इनके निपटारे में वक्त लग जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि नियम 54(2) CCS पेंशन रूल के तहत पेंशन की राशि उसे भी दी जाएगी जिसकी सेवा की अवधि 1 साल से भी कम है। यह है पारिवारिक पेंशन जरूरी नियम। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में ये प्रावधान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ केंद्रीय कर्मचारी विधवा या विधुर को ही दी जाती हैं। ये भी उन कर्मचारियों के परिजनों को जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है। लेकिन सेंट्रल एम्प्लॉय केंद्रीय कर्मचारी के निधन के समय यदि कर्मचारी की संतान की आयु 25 साल से कम है तो वह भी पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र है। जब तक उस संतान का विवाह नहीं हो जाता है तब तक उसे यह फैमिली पेंशन पारिवारिक पेंशन दी जाती है। दूसरी शर्त यह है कि जब तक उसकी मासिक आय 9,000 से कम है उसे पेंशन मिलेगी। 9,000 रुपये से अधिक आय होने पर यह पात्रता समाप्त हो जाती है। यदि दिवंगत कर्मचारी की बेटी विवाहित है और विधवा या तलाकशुदा है तो ऐसे में भी वह पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। ये पारिवारिक पेंशन योजना के नियम केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे CRPF, CISF जैसे कर्मचारी समेत समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। अब बदले हुए नियम का इन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सुविधा, सरकार ने बदल दिए हैं सैलरी संबंधी नियम। जानिए क्या होगा लाभ। जी आपको बता दें कि 7 वेतन आयोग के तहत अब केंद्रीय सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रत्यक्ष सेवा या कैडर में नई पोस्ट पर नियुक्ति के बाद कर्मचारियों को सरकार की तरफ से वेतन सुरक्षा मिलेगी। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम में यह कहा गया है कि FR 22B1 के चलते प्रोटेक्शन ऑफ में यानी वेतन सुरक्षा को लेकर केंद्रीय विभागों एवं मंत्रालयों से कई रेफरेंस प्राप्त हुए थे। उसके बाद नियमों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, अब सरकार ने वेतन से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। आदेश के अनुसार वेतन सुरक्षा पे प्रोटेक्शन का ये प्रावधान 7 वेतन आयोग के नियम FR 22B1 के अनुसार लागू होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया है। इस नए नियम का आदेश लाखों कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। क्या है वेतन सुरक्षा और ये नियम कैसे काम करेगा? जी हां, आपको बता दें कि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम में ये बताया गया है कि 7 वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद भारत के राष्ट्रपति ने FR 22B1 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को पे प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन ऑफ पे की अनुमति दे दी है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी अन्य सेवा या कैडर में बतौर प्रोबेशन नियुक्ति हुई थी। ये नियम केंद्रीय कर्मचारी को हर स्थिति में वेतन की सुरक्षा की सुविधा देगा, भले ही उनके पास अधिक दायित्व हो या नहीं हो। यह आदेश गत 1 जनवरी 2016 से लागू होकर प्रभावी माना जाएगा। किन कर्मचारियों के लिए लागू होगा ये नियम? जी आपको बता दें कि ये नियम मुख्य रूप से प्रोबेशन पर नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए प्रभावी होकर लागू होगा। FR 22B1 के प्रावधानों में ये स्पष्ट उल्लेख है कि वेतन सुरक्षा के ये नियम उन कर्मचारियों के वेतन से संबंधित है जो दूसरी सेवा में प्रोबेशन यानी प्रीवीक्षा पर नियुक्ति पाकर सेवा में आए हैं, उसके बाद उसे स्थायी रूप से नियुक्ति मिली है। इस प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान वे कर्मचारी NTS यानी मिनिमम टाइम स्केल पर वेतन का आहरण करेगा अथवा यह निकासी व सेवा पद की प्रोबेशनरी स्टेज पर करेगा। प्रोबेशन की अवधि समाप्त होने के बाद उस सरकारी कर्मचारी का वेतन सेवा के टाइम स्केल में अथवा पोस्ट में फिक्स कर दिया जाएगा। ये कर्मचारी नियम 22 या नियम 22C को दृष्टिगत रखते हुए की जाएगी। आपको बता दें कि क्यों किया गया है इसका बदलाव। जी हाँ, ये सवाल उठना स्वाभाविक है, इस प्रकार का नियम क्यों लाया गया है। असल में इसे लेकर सरकार की लंबे समय से तैयारी चल रही थी। कई संदर्भों के हवाले मिली जानकारियों के बाद ये कदम उठाया गया है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम में यह कहा गया है कि FR 22B1 के चलते प्रोटेक्शन ऑफ पे यानी वेतन सुरक्षा को लेकर केंद्रीय विभागों एवं मंत्रालयों से कई रेफरेंस प्राप्त हुए थे। उसके बाद नियमों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई है। इसमें यह पाया गया है कि वे केंद्रीय कर्मचारी जो तकनीकी रूप से त्याग पत्र देकर केंद्र सरकार के अन्य कैडर में किसी नए पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति पाते, उनके लिए भी अब 7 वेतन आयोग के नियमों के अंतर्गत वेतन निर्धारण करने संबंधी आदेश जारी किए जाए। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।